डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक चूज किया है वो हमारा वेक्टर से रिलेटेड है। तो वेक्टर एनालिसिस हम आज करेंगे। इसमें हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और कर्ल करेंगे, डाइवर्जेंट करेंगे, ग्रेडियंट करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड हम जो है ग्रीन थ्योरम करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे, स्टोक थ्योरम करेंगे। इन सब की चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको तभी पूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक, तो नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें वेक्टर्स। आप लोग वेक्टर्स के बारे में जानते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यूनिट तीनों रखता है। तो यहाँ हम जो है वेक्टर फंक्शन की चर्चा करेंगे। वेक्टर की चर्चा न करके वेक्टर फंक्शन की चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स में। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन होता क्या है? फंक्शन तो हम लोग जानते हैं, फंक्शन क्या होती है? फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम एन टू आर। तो फंक्शन एक मैपिंग होती है या एक रूल होता है, उसके बारे में हम फंक्शन में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन होता है उसमें भी क्या करना होगा, इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, लेट D be any subset of a set, D be any subset of set of real number आपके पास है R, set of all real number, या मैं यहाँ पर कैपिटल R से लिख दिया तो ये समझ लीजिए कि रियल नंबर का सेट हो गया। If to each element T, if to each element T of D, ये क्या होगा? D का एलिमेंट होगा, बी एसोसिएट बाई सम रूल अ यूनिक वेक्टर, बी एसोसिएट बाई सम रूल अ यूनिट वेक्टर, a unique vector f of t, then this rule defines a vector function. This rule defines a vector function of the scalar variable t. Here f of t is a vector quantity and thus f is a vector function. डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। क्या डेफिनेशन इसकी कहता है? कह रहा कि लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डी क्या है? कोई सबसेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का कोई सबसेट हमारे पास दिया हुआ है डी, और फिर कहता है कि इफ टू ईच एलिमेंट टी ऑफ डी, मतलब डी के प्रत्येक एलिमेंट जो टी हैं, वी एसोसिएट बाई सम रूल, हम उनको क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं। सम रूल अ यूनिक वेक्टर एफ ऑफ टी। तो एक यूनिक वेक्टर हमें मिलता है, वो क्या होता है?
एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं। तो अब क्या होगा, तो हमें जो फंक्शन मिलता है वह फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होगा, वेक्टर फंक्शन होगा। देन दिस रूल डिफाइंस अ वेक्टर फंक्शन। तो जो हमारा रूल होता है, जो मैपिंग हम तैयार करते हैं, जैसे हमने कहा एफ मैप्स टू डी टू एफ ऑफ टी, तो ये मैपिंग हमारी तैयार हो रही है। तो ये मैपिंग जो हम तैयार करते हैं, इस मैपिंग में जो हमें वेक्टर मिल रहा है, जो रूल हमारा है, ये रूल किसको डिफाइन करता है, एफ, ये वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करता है। और यहाँ पर टी क्या है, वो स्केलर वेरिएबल है। हियर एफ ऑफ टी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो ये हमें एफ ऑफ टी मिली है, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वह वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्केलर पर हमने अप्लाई किया है वेक्टर। तो स्केलर पर अगर हम कोई रूल अप्लाई कर दें और रूल अप्लाई करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलता है, जो हमें कोडोमेन मिलती है, वो कोडोमेन क्या हो, कोडोमेन हमारा वेक्टर फंक्शन हो। तो कोडोमेन हमारा अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो वह वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हम कह रहे हैं। ठीक है, अब जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी डिफाइन हो गई, उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के बाद हमारा जो फंक्शन हो गया वह वेक्टर फंक्शन हो जाता है। ठीक, अगर हम वेक्टर को 3 नॉन कोप्लेनर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा। तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, मान लेते हैं 3 नॉन कोप्लेनर एक्सिस हमें पता है ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस। तो इनके रेस्पेक्ट में इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई जे कैप भी लिखते हैं कुछ लोग के। अब इनके रेस्पेक्ट मान लीजिए एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में F1 टी आपका है फंक्शन, इसके F2 टी आपका है, और के जेड एक्सिस के अलॉन्ग में F3 टी है। तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। इन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में अगर हमें डिफाइन करना है अपना वेक्टर फंक्शन, तो क्या होगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू F1 टी आई प्लस F2 टी जे कैप भी लगाते हैं F3 टी के। ठीक, तो ये जो हमें मिलता है ये नॉन कोप्लेनर के लिए वेक्टर फंक्शन डिफाइन करवा देता है। यहाँ पर आई जे के हमें पता है कि यूनिट वेक्टर्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। आइए अब देखते हैं स्केलर फील्ड्स एंड वेक्टर फील्ड्स। स्केलर फील्ड क्या होते हैं और वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं। खूब अच्छे से इसे पढ़िएगा, जो समझ में नहीं आएगा वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बार बार देखिए तो आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी क्या हम बता रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड्स। देखिए, if to each point P, if to each point P, a point P के x y z ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ऑफ अ रीजन R, ऑफ अ रीजन हमारा क्या है, R है, इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स अ यूनिक स्केलर, there corresponds a unique scalar f of p. Then f is called a scalar point function. F is called a scalar point function. F को हम स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। कब कहेंगे,
जब हमारे पास इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड, जितने भी पॉइंट हैं किसी रीजन आर में एक्स वाई जेड पी से रिस्पेक्ट में, अब इनके करस्पॉन्ड्स में हमें एक यूनिक स्केलर एफ ऑफ पी मिल रहा है। तो ये जो यूनिक स्केलर एफ ऑफ पी मिलता है, इसमें हम एफ जो हमने अप्लाई फंक्शन किया है, देन एफ इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। एफ को हम स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन जो होता है, इसी को एंड बी से दैट अ स्केलर फील्ड F has been defined in R. F has been defined in R. R हमारा क्या है? रीजन है। समझने का प्रयास करिए। अगर इफ टू ईच पॉइंट P ऑफ अ रीजन R इन स्पेस, कोई स्पेस है उसके रीजन में कोई पॉइंट, मान लीजिए स्पेस में यही है हमारा कोई, ये कोई रीजन है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने P ले लिया, P के एक्स वाई जेड ये वैल्यूज कोऑर्डिनेट की है। तो करस्पॉन्डिंग अ यूनिक स्केलर, आपको इसके करस्पॉन्डेंस में एक यूनिक स्केलर मिलेगा एफ ऑफ पी, ठीक। जब मैपिंग आप करवाएंगे तो एफ ऑफ पी आपको मिलता है ना, यूनिक स्केलर। तो ये जो हमारा यूनिक स्केलर मिल रहा है, ये जो फंक्शन हमारा जो रूल हमने अप्लाई किया है, उसको हम स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जो हमारा फंक्शन होगा, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। एंड बी सेड एट अ स्केलर फील्ड एफ हैज़ बीन डिफाइंड इन आर। तो ये जो हमारी स्केलर फील्ड होगी एफ, वह रीजन आर में डिफाइन करवा दी जाएगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप टेम्परेचर ले लीजिए। एग्जांपल अगर हम ले, टेम्परेचर क्या होता है? ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करता है, तो ये स्केलर फील्ड में आ जाएगा, ठीक। ऐसे मान लेते हैं, अगर हम कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये ले लेते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये भी स्केलर फील्ड को डिफाइन करेगा, क्योंकि ये रीजन में है। इनके साथ देखिए डायरेक्शनल यूनिट डायरेक्शन नहीं लगा है ना, तो यूनिट डायरेक्शन नहीं लगा है, यूनिट वेक्टर्स नहीं रिप्रेजेंट है, इसीलिए ये जो है आपकी स्केलर फील्ड को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर यहीं पर हमें वेक्टर फील्ड को डिफाइन करना होता तो क्या करते? जहाँ जहाँ स्केलर लिखे वहाँ हम वेक्टर कर देंगे। क्या करेंगे? इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ अ रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स अ यूनिक स्केलर के प्लेस में क्या करेंगे? वेक्टर एफ ऑफ पी, देन एफ इज कॉल्ड क्या लिखेंगे यहाँ? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एंड वी से दैट अ वेक्टर फील्ड एफ हैज़ बीन डिफाइंड इन आर, ठीक। ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? इसके एग्जांपल में ले लेते हैं, सपोज करिए वेलोसिटी ले लीजिए आप, चाहे आप ले लीजिए कोई एक फंक्शन, जैसे एफ एक्स वाई जेड, एक एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब ये फंक्शन किसको डिफाइन करेगा? एक्स वाई स्क्वायर आई लेते हैं माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर जे ले लेंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड के ले लेते हैं। कोई भी आप फंक्शन बना दीजिए, यहाँ चाहे तो आप इसी में यहाँ प्लस कर दें, एक फंक्शन ये भी बन गया, ठीक है। वेलोसिटी ले लेते हैं किसी भी पार्टिकल की कहीं पर, वो भी किसको डिफाइन करती है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती है, और उसे हम तब क्या कहेंगे? वेक्टर फील्ड डिफाइन करेगा। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन जब हमारा डिफाइन हो जाता है, तो फील्ड हमारा बन जाता है वेक्टर फील्ड बन जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट ऐसा करते हैं हम, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। लिमिट क्या होता है और उसकी कंटिन्यूटी कैसे हम चेक करते हैं? देखिए, लिमिट आप लोगों को इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया गया होगा, इसके फर्स्ट पेपर में बीएससी के भी पढ़ाया गया होगा लिमिट, या सेकंड पेपर में आप लोगों को लिमिट पूरा चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में होगा। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सक्सेसिव जो है डेरिवेटिव्स, इन सब के बारे में आपको बता के उसकी लिमिटिंग वैल्यू बताइए। यहाँ पर भी कुछ उससे ही मिलता जुलता रहेगा। पहले हम इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसकी जो है मेन वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, हेडिंग डाल दीजिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन, तो हमें देखिए, हमें वेक्टर फंक्शन भी पता है,
वेक्टर फंक्शन में डिफाइन कर दिया। अब इसकी हम लिमिट और कंटिन्यूटी डिफाइन यहाँ पर करेंगे। देखिए पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी, अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी is set to tends to a limit L, comma when t tends to t0, when t tends to, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t tends to t0, if for any given positive number epsilon, if for any given, यहाँ any given कह रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल होगा। देयर करस्पॉन्ड्स अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, देयर करस्पॉन्ड्स या देयर एग्जिट भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिट्स अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच डैट, कैसा हो, रिलेशन इनके बीच में ऐसा होगा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये वेनिवर कहिए चाहे फॉर ऑल कहिए, 0 इज लेस दैन मॉड ऑफ टी माइनस टी 0 इज लेस दैन डेल्टा, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये इसकी जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, जो लेकिन इसका मेन पर्पस क्या कहता है, ये हम कंक्लूजन के तौर पर इसे लिखेंगे। इफ एफ ऑफ टी tends to limit L as t tends to t0, we write this value, limit t tends to t0 f of t is equal to L। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको लर्न रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन की लिमिट क्या कहता है, आप वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी सेट टू बी टेंस टू t0 इज सेट टू बी टेंस टू t0 आ लिमिट L। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो हमें मिलती है वो L मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा फंक्शन f क्या है, f ऑफ t L की तरफ टेंस्ट करता है और t जो है t0 की ओर टेंस्ट करता है, मतलब अग्रसर है, ये दो चीज़ें हैं, तो क्या होगा, इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट अ यूनिक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, तो एक आपको पॉजिटिव नंबर डेल्टा भी एग्जिट करेगा। अगर पॉजिटिव नंबर डेल्टा भी एग्जिट करेगा जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, तो ऐसी कंडीशन के बाद ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। मॉड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एल इज लेस दैन एप्सिलॉन होना चाहिए, और फॉर ऑल वेन एवर 0 लेस दैन मॉड ऑफ टी माइनस टी 0 लेस दैन डेल्टा होना चाहिए। डेल्टा भी एक पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ एफ ऑफ टी टेंस टू लिमिट एल, अगर एफ ऑफ टी आपका फंक्शन पूरा जो है वो लिमिट एल की तरफ टेंस करता है, लिमिटिंग वैल्यू उसकी एल आती है, एज टी टेंस टू टी 0, जब टी जो है टी 0 की तरफ टेंस करता है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वी राइट लिमिट टी टेंस टू टी 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल मिल जाता है। कहने का इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें एल मिल जाती है, ठीक। देखिए इसी बात को जो है हम कुछ पॉइंट्स में तोड़ कर भी कह सकते हैं, लेकिन हम तोड़ेंगे नहीं यहाँ पर। अब हम सीधा इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है,
तो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर आपका होता है तो वह फंक्शन t0 पर डिफाइन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन आपको पॉजिटिव नंबर दिया रहेगा, हाउएवर स्मॉल रहता है वो, उसी के करस्पॉन्ड्स में एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा भी आएगा, और डेल्टा जब आएगा तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू मॉड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एल इज लेस दैन एप्सिलॉन निकालेंगे, तो यहाँ पर वेनेवर 0 इज लेस दैन टी मॉड ऑफ टी माइनस टी 0 लेस दैन डेल्टा पर भी लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी डिफाइन होती है। कहने का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी डिफाइन होगा और लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइन होगी। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाए, लिमिट के इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कंटिन्यूटी कहते हैं। समझ गई बात? कंटिन्यूटी क्या है, अगर हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट वैल्यू क्या हो जाए, एल है, एल रही रहे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है, अगर हम एफ ऑफ टी 0 निकालें तो भी एल के ही इक्वल अगर आ जाता है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। और इससे रिलेटेड आपकी या थ्योरम ही लिख दें, क्या डिफिनीशन करें, डिफिनीशन उतनी नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगा के हम जो है कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए कि वैल्यू आपकी जो है एफ ऑफ टी 0 पर डिफाइन होनी चाहिए और उसकी लिमिट वैल्यू भी डिफाइन होगी, और दोनों सेम होंगे तो आपका फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन f of t to be continuous at t is equal to t0 is that क्या होना चाहिए, लिमिट t टेंस टू t0 f ऑफ t की वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ t0 की इक्वल होनी चाहिए। ये होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ये हमारी थ्योरम है फर्स्ट। ऐसे सेकंड थ्योरम देखते हैं, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 टी आई प्लस f2 टी जे प्लस f3 टी के, देन एफ ऑफ टी, तो हम एफ ऑफ टी को कंटिन्यूअस कहेंगे, इज कंटिन्यूअस if and only if f1t f2t and f3t are continuous। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर लिमिट आपका कोई फंक्शन दिया है एफ टी f1 टी आई प्लस f2 टी जे f3 टी के है, तो एफ टी जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कब कंटिन्यूअस होगा, इफ़ एंड ओनली तभी होगा जब हमारा f1 टी भी कंटिन्यूअस हो, f2 भी कंटिन्यूअस हो, f3 टी भी कंटिन्यूअस हो। मतलब जो हमारे थ्री वैल्यूज़ हैं, ये थ्री वैल्यूज़ भी हमारी क्या हो, कंटिन्यूअस हों, तभी हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस होगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हमारा पूरा फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। मान लीजिए f1 है, f3 है, लेकिन f2 नहीं है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन उस कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं बोला जाता है। आगे बात समझ में? चलिए, ये हमारा थ्योरम सेकंड हो गया। थ्योरम थर्ड देखते हैं, थर्ड थ्योरम क्या कहती है। तो थर्ड थ्योरम भी कुछ इन्हीं से रिलेटेड है। उस पर क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसकी वैल्यू डिफाइन करवाएंगे। लेट एफ ऑफ टी
इज इक्वल टू f1t i प्लस f2t j प्लस f3t k एंड L इज इक्वल टू L1 i प्लस L2 j प्लस L3 k. Then the necessary and sufficient conditions. Then the necessary and sufficient conditions क्या है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस? दैट लिमिट t टेंस टू t0 f ऑफ t इज इक्वल टू l आर. अगर ये है तो क्या होगा? लिमिट हम सबकी अलग अलग. लिमिट t टेंस टू t0 f1 ऑफ t इज इक्वल टू L1 आना चाहिए. लिमिट t टेंस टू t0 f2 ऑफ t L2 आना चाहिए. एंड लिमिट t टेंस टू t0 f3 ऑफ t L3 आना चाहिए. ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है. अगर हमारा जो फंक्शन है ये दिया है और L की लिमिटिंग वैल्यू का फंक्शन ये दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है हमारी है कि अगर ये है लिमिट वैल्यू तो इसमें फर्स्ट फंक्शन f1t की भी लिमिट वैल्यू L1, f2t की भी लिमिट वैल्यू L2 और f3t की भी लिमिट वैल्यू L3 हो जाएगी. मतलब करेस्पॉन्डिंग लिमिटिंग वैल्यू सबकी अलग अलग आएगी. f1 की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? L1, f2 की L2, f3 की L3. कहने का मतलब इनके जो i कैप, j कैप, k कैप हैं उनके अगर हम कंपेयर करेंगे पॉइंट्स को तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं वे अलग अलग क्या होंगे? सेम लिमिट वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे. अगर सेम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वह क्या होगा? उस वैल्यू को डिफाइन नहीं करेगा. ठीक है, ये आपकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है. अगर कहीं दिया है, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं. तो एग्ज़ाम में मान लीजिए ये आपको दिया है और पूछा जाए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट्स, ये भी दे दिया गया. अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बना देगा, ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया और डी कर दिया ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज वाला जो हमारा होगा पोर्शन वो ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं. अब देखिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस इन सब की वैल्यू जो है लिमिट में बताई गई है, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं जिससे कोई पॉइंट हमारा छूटे मत. हम छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को. देखिए थ्योरम 4 कहता है, खूब अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए. इफ f ऑफ t एंड g ऑफ t आर वेक्टर फंक्शंस ऑफ स्केलर वेरिएबल t, फंक्शंस ऑफ स्केलर वेरिएबल t. स्केलर वेरिएबल t पर f ऑफ t, g ऑफ t क्या है? स्केलर वेरिएबल पर वेक्टर फंक्शंस हैं. और एंड फाई ऑफ t इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t एंड फाई ऑफ t इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t. स्केलर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t पर, तो क्या होगा? देन ऐसी कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लिमिट होगा t टेंस टू t0 f ऑफ t प्लस माइनस g ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू t0
एफ ऑफ टी प्लस माइनस लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो जी ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। दूसरी केस क्या होगी, लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो एफ ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट जी ऑफ टी एज इक्वल टू ब्रैकेट लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो एफ ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट के साथ लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो जी ऑफ टी। देखिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी हो जाएगा, यहाँ वेक्टर्स हैं ये सब, इनके डॉट प्रोडक्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी हम डिफाइन करेंगे। लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो एफ ऑफ टी क्रॉस लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो जी ऑफ टी। ये हो जाएगा। अब फाई के साथ भी दिखाते हैं, तो फाई के साथ भी इसकी वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं। फोर्थ केस लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो फाई ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, देन लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो फाई ऑफ टी इंटू लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो क्या होगा एफ ऑफ टी। मतलब इन दोनों के साथ भी डिफाइन हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी, स्केलर के साथ भी और वेक्टर के साथ भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट लास्ट लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो मॉड ऑफ एफ ऑफ टी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट को मॉड के अंदर भी ले जा सकते हैं। लिमिट टी टेंस टू टी ज़ीरो एफ ऑफ टी, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ तक जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर और स्केलर का मैटर है ना, तो इसीलिए मैंने इसको डिफाइन करवाया कि ये वेक्टर स्केलर के मैटर में आप जो है ध्यान दीजिएगा कि ये क्या वैल्यू डिफाइन करता है। ठीक, प्लस माइनस पे जनरली जैसे अप्लाई होता है वैसे ही है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर भी जनरली अप्लाई हुआ है। दोनों के साथ देखिए लिमिटिंग वैल्यू निकाल दिया है। स्केलर और वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट केवल किए हैं, ना तो डॉट है ना तो क्रॉस है, केवल सिंपल प्रोडक्ट है, तो भी इसकी वैल्यू देखिए डिफाइन किया है अलग अलग दोनों के पार्ट में। अगर मान लेते हैं कि मॉडुलस वैल्यू हमारे पास है, फंक्शन आपका एफ टी दिया है, तो पहले हम क्या कर देते हैं, लिमिट को अंदर लेके चले जाएंगे, लिमिट निकालेंगे तब मॉड निकाल लेते हैं, तभी वही वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अ स्केलर। डेरिवेटिव देखते हैं और सक्सेसिव डेरिवेटिव देखते हैं, डिफरेंशिएशन फार्मूले देखते हैं कुछ जो इसके दिए गए हैं, और फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन देखते हैं, तो हम पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अ स्केलर। डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अ स्केलर। एक स्केलर के रेस्पेक्ट में जो है डेरिवेटिव क्या होगा, तो चलिए डिफिनीशन इसकी डिफाइन करते हैं। लेट, मान लेते हैं कि हमारे पास आर एफ ऑफ टी दिया है, बी ए वेक्टर फंक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, एफ यू लिख के इसके ऊपर एन लगा देंगे तो वेक्टर फंक्शन समझ लीजिएगा। ऑफ अ स्केलर फील्ड टी, इफ या वी डिफाइन लिखें क्या, वी डिफाइन आर इज आर प्लस डेल्टा आर। यहाँ डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी नहीं बोलते, दोनों जो है डिफिनीशन डेल्टा की है। तो डेल्टा आर
इज इक्वल टू करेंगे तो फंक्शन में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपको बताया भी गया होगा। अब अगर आप यहाँ पर डेल्टा आर निकालना चाहें तो डेल्टा आर निकालेंगे, क्या होगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर। आर की वैल्यू क्या पता है, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड करके इसकी लिमिट निकालेंगे, टी टेंस टू जीरो पर, डेल्टा टी टेंस टू जीरो पर। तो यही हम करते थे कि टी से वहाँ पर क्या करते थे, डेल्टा टी से डिवाइड करके उसके बाद लिमिट टी टेंस टू जीरो करते थे इंटरमीडिएट की क्लास में। यहाँ भी क्या करेंगे, डेल्टा आर है, डेल्टा टी से हम डिवाइड करके क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे हम, आर को एफ टी मानते थे और एफ टी में कुछ ऐड कर देते थे, तो कुछ ऐड करते थे। जैसे मैं यहाँ पर डेल्टा टी ऐड किया हूँ, आप भी डेल्टा टी ही, मतलब डेफिनेशन वैसे ही सेम है। यहाँ पर हमने इसमें डेल्टा आर ऐड किया है और डेल्टा टी इस साइड में ऐड हो गया, इंक्रीमेंट होता है थोड़ा सा। तो इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर की वैल्यू हम निक लेते हैं। अब डेल्टा आर की वैल्यू जो मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा आर ये होगा। ठीक है, तो डेल्टा आर ये ऐसे लिखा जाता है। तो डेल्टा आर की वैल्यू अब क्या करते हैं कि डेल्टा टी से हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अब हम लिमिट ही ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लेते हैं, इधर भी लिमिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये वैल्यू चल के आगे क्या हो जाती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी आर अपॉन डी टी ना लिख कर इसको हम क्या लिख देंगे, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर भी डेल्टा टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस एफ डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा हो जाता है डेफिनीशन। यहाँ देखिए जो डी आर अपॉन डी टी मैंने लिखा है एग्जिट करेगा, आर इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। आर को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे। जो आपका स्मॉल में लिखा है ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी आर अपॉन जो डी टी है, इसको डी डी टी ऑफ आर बोला जाता है। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब निकला कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो डिफरेंशिएट भी करें तो डिफरेंशिएट करने पर भी वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल रही है। ठीक है, अब इसका हम सक्सेसिव डेरिवेटिव अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, डी आर अपॉन डी टी। तो सेकंड क्या होगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, डी डी टी ऑफ आर, यहाँ क्या करोगे, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ आर, ऐसे डी क्यूब डी टी क्यूब ऑफ आर, ऐसे सक्सेसिव में एन तक अगर जाएंगे, डी रेज टू पावर एन टी रेज टू पावर एन आर। मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसे क्या बोले, nth डेरिवेटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, nth डेरिवेटिव बोला जाता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारी सक्सेसिव डेरिवेटिव की डिफाइन होती है। इनके रेस्पेक्ट में हम कभी कभी ऐसे आर के ऊपर ऐसे 1 पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो आर के ऊपर डबल पॉइंट, क्यूब है तो ट्रिपल पॉइंट, nth है तो nth पॉइंट्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है एक नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का। एग्जाम में कभी कभी इसी को ही डिनोट किया जाता है। तो यहाँ अगर ये डिनोट किया है तो आप समझिए डी आर अपॉन डी टी ही है। अगर आर के ऊपर 2 जो है पॉइंट्स लगाए गए हैं तो इसका डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर है। ये अगर 3 पॉइंट्स है तो थर्ड डेरिवेटिव, अगर n पॉइंट है तो n डेरिवेटिव। वैसे थर्ड डेरिवेटिव तक ही पहले जो होती है डिफाइन की गई है। ठीक, तो ये हमारा हो गया लिमिट और इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशंस के कुछ फार्मूले लिखते हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको डिफाइन करते हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये है तो इसका क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं 4, उसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ट्रू होता है। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 6 के आसपास फार्मूले बनेंगे। ये 6 के 6 फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो हमने जो चर्चा किया है अभी तक हमने क्या क्या चर्चा की है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या किया, वेक्टर फंक्शन के बारे में चर्चा की है, उसके लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के बारे में चर्चा किया और डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन के बारे में चर्चा किया विथ रिस्पेक्ट टू अ स्केलर।
और सक्सेसिव डेरिवेटिव, इतनी पॉइंट्स जो हैं हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अब हम डिफरेंशिएशन फार्मूलाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या होंगे देखिए, हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वे सब भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वे जानकारी के लिए थे ज़्यादा। इसकी भी थ्योरम है, हम थ्योरम ही कंसीडर करके चलते हैं, जितने भी रिजल्ट लिखेंगे ये सब थ्योरम को ही डिफाइन कर देते हैं। देखिए अगर आपके पास ए बी सी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस हैं, तो यहाँ 3 लेंगे तो 3 लेंगे, सबको डिफाइन कर देंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर डिफरेंशिएबल, यहाँ देखिए मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ कि ये डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है तभी आगे चर्चा होगी। वेक्टर फंक्शंस, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस ऑफ अ स्केलर टी एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ द सेम वेरिएबल टी, सेम वेरिएबल टी। इसका क्या मतलब, कह रहा है कि ए बी सी भी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस हैं टी पर, और फाई भी हमारा जो है वो स्केलर फंक्शन है डिफरेंशिएबल किस पर, सेम वेरिएबल टी पर। मतलब टी वेरिएबल पर हमारे पास ए बी सी वेक्टर फंक्शन है और फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। देन तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट डी डी टी ऑफ ए प्लस बी हमें निकालना है, तो होगा डी डी टी ऑफ ए प्लस डी डी टी ऑफ बी। यहाँ अगर मैं एरो का साइन लगा दूंगा तो ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा ना, तो आप एरो का साइन लगा दीजिए, ठीक। सेकंड, अगर मैं इन्हीं का स्केलर प्रोडक्ट डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट वेक्टर ए डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर बी प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रहने देंगे फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी टी ऑफ ए डॉट वेक्टर बी। थर्ड फार्मूला क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये भी ऐसे होगा, ए क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो दो नंबर के मल्टीपल के आपको पता है ना, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखिए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आर्डर का चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन बदल जाते हैं, लेकिन डाट में ऐसा नहीं होता। डाट के आप आर्डर बदल सकते हो, लेकिन वेक्टर में आप जब बदलिएगा तो आर्डर, तो ध्यान रखिएगा आर्डर बदलेगा तो साइन भी बदल जाएगा। एंड अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर हो जाए स्केलर का डॉट के साथ, स्केलर का वेक्टर के साथ, सॉरी, फाई मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाई एज इट इज रहेगा डी डी टी ऑफ वेक्टर ए, और फाई क्या करेंगे, डी डी टी ऑफ फाई वेक्टर ए। सिंपल मल्टीप्लाई है। फिफ्थ फार्मूला हमें पता है डी डी टी ऑफ, अगर आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट हैं ए बी सी, और हमें पता है इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को आर्डर अगर हमारा है साइक्लिक फॉर्म में तो ए डॉट बी क्रॉस सी के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पर होगा, तो क्या होगा इसका अरेंजमेंट क्या होगा, फर्स्ट का हम डेरिवेटिव निकालेंगे डी डी टी ऑफ वेक्टर ए, बी सी ऐसे ही रहने देंगे, प्लस अब सेकेंड का निकालेंगे डी डी टी ऑफ वेक्टर बी, थर्ड को ऐसे रहने देंगे। ये जो देखिए मैं
ऑर्डर में निकाल रहा हूँ, पहले का निकाला, फिर दूसरे का, तीसरे का डेरिवेटिव करेंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, डी डी टी ऑफ वेक्टर सी, ये ऑर्डर में ही है। आप इसको चेंज मत करिएगा, अगर चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट वैल्यू देखिए क्या है, 6 डी डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है तो इसका भी उसी ऑर्डर में जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर सी हो जाएगा। तो ये फार्मूले हमारे हैं, इन फार्मूलों को आप जो है कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला तो सिंपल है, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव आप निकाल लोगे। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन। अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें भी ऐसा होगा, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ऑर्डर नहीं चेंज होगा मतलब बी क्रॉस ए के फॉर्म में करेंगे तो साइन भी बदल जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस डी डी टी ऑफ वेक्टर बी प्लस, अब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि प्लस जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि साइन बदल जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है ना। तो ये वैल्यू होती है। और देखिए फोर्थ कंडीशन में अगर स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है तो जर्नल जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू जो है नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वही यहाँ पर वो लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक। अगर आपका ए बी सी वेक्टर है, इसको मैंने बताया कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका अगर डेरिवेटिव इस फॉर्म में करने के बाद करेंगे तो हमें यही मिलता है, ठीक है। जैसे देखो आपने यहाँ किया है, अब आप डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट जो है लगाएंगे, यहाँ बी सी है, एक डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपका पहला दूसरा तीसरा ऐसे बनता रहेगा। उसके बाद उसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, पहले का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड वैसे रहेंगे, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड वैसे रहेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। इनको आप लर्न रखेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इनकी प्रूफ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप प्रूफ चाहोगे तो प्रूफ कर भी सकते हो, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है कि इनके प्रूफ आपको जो है करवाए जाएँ। तो हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जैसे आपने चेन रूल पढ़ा है, तो चेन रूल में क्या करते हैं, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, चौथे का पाँचों के साथ, और फिर लास्ट में क्या कर ले जाते हैं, जो आपका रहेगा डेरिवेटिव सबसे लास्ट का उसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो डेरिवेटिव उसी के फॉर्म में भी यहाँ पर भी डिफाइन होता है, वैसे ही होता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ, डालिए डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव, फलन के फलन का अवकलन। अब आपके पास जानते हो आर एक जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वेक्टर पॉइंट में, यस मान लेते हैं, और टी दो आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, या दो आपके पास स्केलर मान लेते हैं। तो यस और टी आपके पास दो स्केलर हैं। अब इन दोनों स्केलर के रेस्पेक्ट में इसको हमें बनाना है डेरिवेटिव, और हम ये मान के चलते हैं कि आर का हमें टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनाना है। ऐसे समझिए, जैसे आर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, आर जो है वो यस के रेस्पेक्ट में है, यस जो है वो टी के रेस्पेक्ट में है, ठीक। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो हम करेंगे कैसे, पहले आर का हम करेंगे यस के रेस्पेक्ट में, यस का फिर करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से इस डेरिवेटिव को हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, डी वेक्टर आर अपान डी टी हम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, डी वेक्टर आर अपान डी एस और फिर डी एस अपान डी टी के फॉर्म में कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है।
तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी क्या होगा, डी वेक्टर आर अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी के फॉर्म में वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये आपका स्केलर है। तो वेक्टर स्केलर और स्केलर, तो वेक्टर यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया, स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया, ये आपका स्केलर वैल्यू है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमारा आर जो है डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन होता है। स्केलर वेरिएबल जो यस यूज हुआ है, यस किसको डिफाइन करता है, यस मैंने वेक्टर लगा दिया, यस स्केलर फंक्शन को डिफाइन करता है और टी क्या है, हमारा वेरिएबल होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसका जो है डेरिवेटिव करके वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन हो। मान लीजिए आपका और लंबा चौड़ा फंक्शन हो तो इसको क्या करेंगे, ऐसे डी वेक्टर आर के टी के रेस्पेक्ट में है। अब ये मान लेते हैं आर जो है, अब इसके बाद आर वेक्टर है तो बाकी सब स्केलर ही आते रहेंगे। आर जो है मान लीजिए यस के, यस जो है मान लीजिए थीटा के है, तो ऐसा आपका थीटा के फॉर्म में, तो थीटा वाले, थीटा किसका है मान लेते हैं, थीटा गामा का है तो गामा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। गामा किसका है, टी के है, तो टी के रेस्पेक्ट में। अब जाके लास्ट में होगा आपका टी के रेस्पेक्ट में। तो ये होता है आपका, और ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब फंक्शन के फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। और फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। मतलब पहले का दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे का तीसरे के रेस्पेक्ट में, तीसरे का चौथे के रेस्पेक्ट में, चौथे का पाँचवें के, मतलब लास्ट वाले के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात तो हम भूल ही गए, अब जब हम डेरिवेटिव करके वैल्यू डिफाइन कर ले गए तो यहाँ पर क्या होगा ये भी तो हमें ध्यान देना है। ये जो हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल निकला, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। जब हम वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करता है, ये पहला वाला है। दूसरा वाला पार्ट आपका स्केलर फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। और ओवरऑल वैल्यू अगर निकाली जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू अगर निकाली जा रही है तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगी, अगर वो वेक्टर हमारा फंक्शन है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, अगर हमारा स्केलर बन जाता है तो वह स्केलर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर और स्केलर में कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि सर ये वेक्टर है तो वेक्टर कैसे हो गया, स्केलर है तो स्केलर कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि ये वेक्टर है, स्केलर है, ये सिंपली वेक्टर और स्केलर का केवल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, आइए डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है बताइए। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट जीरो होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अगर आपका वेक्टर होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जीरो वेक्टर आ जाता है डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें चेंजिंग तो आएगी नहीं, तो जब चेंजिंग नहीं आएगी तो क्या होगा, डी टी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमारा हो गया आर। आर अगर कांस्टेंट है तो आर क्या हो जाएगी वैल्यू, जीरो वेक्टर आएगा, इसको जीरो वेक्टर कहते हैं। आर क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, या इसी को कांस्टेंट सी से भी डिनोट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। यहाँ लिख देते हैं 10 द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, नल और जीरो वेक्टर आ जाता है। आइए देखते हैं अब डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अगर डेरिवेटिव हमें निकालना है किसी वेक्टर फंक्शन का उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में तो क्या होगा, चलिए तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में होगा तो वही हो जाता है, सबका अलग अलग हम जो है डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स,
तो हमें क्या पता है, आपको पता है कि इफ़ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, ये हमारे पास जो होता है दिया हुआ वेक्टर फंक्शन है। अब इस वेक्टर फंक्शन का हमें करना है डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे, देखिए डी डी टी ऑफ वेक्टर आर, यहाँ जाइए डी डी टी ऑफ टी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक्स आई प्लस डी डी टी ऑफ वाई जे प्लस डी डी टी ऑफ जेड के। ये दो फंक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में है, तो फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वही लगाएंगे रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर होता है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होता है, प्लस अब सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ इसका फर्स्ट कर देंगे, ऐसे सेकंड का भी करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी टी ऑफ वाई जे, ऐसे थर्ड का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आपको पता है आई जे के ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और यूनिट वेक्टर से क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो होता है, तो इनके जीरो जीरो हो गए, तो क्या बचा, डी डी टी ऑफ एक्स आई, यहाँ बचा क्या, डी डी टी ऑफ वाई जे डी डी टी ऑफ जेड के, ये बच जाता है। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नोट के तौर पे लिख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर हम डी डी ऑफ आर कहें, तो इसको हम ऐसे डी एक्स अपान डी टी कामा डी वाई अपान डी टी कामा डी जेड अपान डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में इस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं अब स्क्वायर है, तब क्या करेंगे, डी स्क्वायर अपान डी टी स्क्वायर आर है, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर जेड अपान डी जेड स्क्वायर, यहाँ सॉरी डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें ध्यान देने लायक हैं। अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं वो एक टाइप के थ्योरम ही होते हैं, उनको हम रिजल्ट के तौर पर यूज कर ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगले टॉपिक की चर्चा जो है इंटीग्रेशन की करते हैं। तो आज हम डिफरेंशिएशन ख़त्म करते हैं, इंटीग्रेशन जो है अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इसमें पहला थ्योरम आपका है, थ्योरम कहिए, रिजल्ट कहिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का मतलब इफ एंड ओनली इफ ही होता है, फॉर the vector function a of t to be constant is that d dt of a is equal to 0। अगर वेक्टर ए आपका क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
सेकंड, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 मिलता है। सेकंड क्या कहेगा, इफ़ ए इज़ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t एंड इफ मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0, इफ a वेक्टर a होगा इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ, ऑफ द स्केलर वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो स्केलर ही लेते हैं, t एंड इफ मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू a, देन फर्स्ट डी डी टी ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a dA अपॉन dt एंड वेक्टर a डॉट डी वेक्टर a अपॉन dt इज इक्वल टू a dA अपॉन dt, ये इसके इक्वल होते हैं। यहाँ मैं बहुत ही क्लियरली लिखा हूँ, ये वेक्टर a है, इसको हम दिखा भी दे रहे हैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर, छोटा सा प्रूफ है, देख लीजिए। देखिए वेक्टर a स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a cos थीटा, ये तो होता है, तो a cos थीटा। अब देखिए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया तो क्या बन गई वैल्यू a स्क्वायर। और जब a स्क्वायर बन जाता है तो इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डी डी टी ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या होगा 2a dA अपॉन dt, हो गया। ऐसे सेकंड का भी कर सकते हैं, सेकंड का क्या कह रहे हैं, यहाँ आ जाइए, देखिए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का देखिए डॉट के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर इसको हम डिनोट करें, इस वैल्यू को सपोज करिए ये डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर है, तो डी डी टी ऑफ ए डॉट ए लिख दें। अब इसका हम डेरिवेटिव करें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर वेक्टर ए है इंटू सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन का करेंगे तो फर्स्ट ऐसे रह जाएगा। अब हमें क्या पता है कि स्केलर तो जो होता है डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है तो इसके हम ऑर्डर को बदल सकते हैं, और इसके जब हम ऑर्डर को बदल सकते हैं तो वैल्यू क्या ले आ सकते हैं, 2a डॉट डी वेक्टर a अपॉन डी टी। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू डिफाइन हो गई, और डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू जब हमें डिफाइन हो जाती है, अभी देखिए ऊपर हमने यही प्रूव करवाया है, ये वाला पार्ट स्क्वायरिंग की वैल्यू लिए थे, और स्क्वायरिंग की वैल्यू से हमने निकाला था 2a dA dt के फॉर्म में ये वैल्यू निकाले थे। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल है, ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू यहाँ इतना आई है और इसकी वैल्यू यहाँ इतना आई, ये दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनको क्या लिख सकते हो, 2a डॉट डी वेक्टर a अपॉन डी टी, और यहाँ 2a dA अपॉन डी टी, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बना a दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, देखो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये भी तो a स्क्वायर वेक्टर का ही फॉर्म है, और ये भी a स्क्वायर वेक्टर का फॉर्म है, दोनों सेम हो जाएंगे, और ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो इनको क्या लिख सकते हैं, 2a dA अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a डॉट dA वेक्टर अपॉन डी टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, और ये आपका जो है मॉड निकाल के इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट की गई, तो क्या होगा a dA अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर a। मैं डी डी टी ऑफ वेक्टर a बोलूँगा या डी a अपॉन डी टी, तो दोनों का मतलब आप समझ लीजिए, जनरली वही होता है। तो मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मीनिंग भी चेंज हो गए, मीनिंग चेंज नहीं होते, ये तो केवल वैल्यू आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी इसे बोल देते हैं, मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई, और यही हमें यहाँ पर प्रूव भी करना था सेकंड फंक्शन। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि ए हैज़ कांस्टेंट लेंथ। कांस्टेंट लेंथ का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट अगर है तो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट लेंथ की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो निकलता है मॉडुलस वैल्यू डेरिवेटिव की वो 0 नहीं होती है,
अगर ये परपेंडिकुलर को प्रोवाइड करवा दे, कैसे देखते हैं? ये आपका थ्योरम थर्ड हो जाएगा। थ्योरम क्या कहता है? इफ ए हैज कांस्टेंट लेंथ, यहां पर कांस्टेंट लेंथ का मतलब क्या होगा? फिक्स्ड लेंथ या फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, परिमाण फिक्स है। देन ए एंड, ए वेक्टर के फॉर्म में है, वेक्टर ए एंड डी वेक्टर ए डी टी आर परपेंडिकुलर कब होंगी? प्रोवाइडेड मॉड ऑफ डी वेक्टर ए बाई डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तब एक कांस्टेंट लेंथ की कंडीशन डिफाइन करवा देता है। इसको लर्न रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर प्रोवाइडेड द वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि अगर डेरिवेटिव हम किसी वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन का निकालते हैं और उसकी लेंथ जो होती है वो यूनिट है और उसके परपेंडिकुलर में एक वेक्टर आपका है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कांस्टेंट वेक्टर निकलता है वह जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक, ये दोनों क्या होंगे? वेक्टर ए क्या है? कांस्टेंट लेंथ का है। ठीक, अब वेक्टर ए और जो है डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका डी वेक्टर आपका ये कांस्टेंट वेक्टर है ना, तो कांस्टेंट लेंथ लिखा रहा है, कांस्टेंट मतलब वेक्टर आपका कांस्टेंट लेंथ दिखा रहा है, तो ये जो वेक्टर आपका कांस्टेंट लेंथ दिखा रहा है, ऐसी कंडीशन में इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें, मॉडुलस वैल्यू निकालें, तो ये हमें क्या देगा? वो जीरो के बराबर नहीं देगा। ठीक, ये थ्योरम आपकी कहती है। कैसे होता है? तो बड़ा सिंपल है यार, कैसे होता है समझ लो। देखो ये मैंने भी जवाब दे रही थी, फिर भी देख लीजिए। लेट करिए आपका मॉड ऑफ वेक्टर क्या आता है? ए आता है। ठीक, ये कांस्टेंट। अब हमें ए डॉट ए वेक्टर का क्या वैल्यू पता है? ए स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट पता है। इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा? डी डी टी ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। इसी को अगर हम थोड़ा सा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें या फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए ऐसे कर देते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन का छोड़ देते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो है। ये दोनों सेम भी हैं, मतलब ये दोनों जुड़ गए। ठीक, अब ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो इसे क्या वैल्यू निकली कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है डी वेक्टर ए अपॉन डी टी के इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक, इसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर आपको जीरो मिल रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू डेरिवेटिव ऑफ ए। ए जो है अपने डेरिवेटिव के परपेंडिकुलर है। अगर डी जो है ए अपने डेरिवेटिव के परपेंडिकुलर में नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर में नहीं है या नल डी डी टी की वैल्यू अगर निकालें ए की, नॉट नल वेक्टर, जीरो वेक्टर नहीं निकलता है, तो इसका मतलब क्या होगा? तब इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी ये जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच के एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ना, तो एंगल जब 90 डिग्री का है तो वैल्यू आपकी जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो अगर हम मॉडुलस वैल्यू कर निकालेंगे तो मॉडुलस वैल्यू कर निकालेंगे, इसका मतलब इसकी अगर हम लेंथ डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? ये जीरो नहीं होगा। क्यों? अगर ये जीरो आ रहा है तो एंगल पे आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो आ रही है जीरो आ रही है, तो एंगल मतलब बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का है।
तो एंगल अगर बीच का 90 डिग्री का है तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका निकलता है डेरिवेटिव वाला फंक्शन, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जीरो नहीं भी होता है। आगे बात समझ में? तो इसका ये मतलब आपका निकल गया कि अगर वेक्टर आपने निकाला डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ कांस्टेंट लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर प्रोवाइडेड द वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट। इसका अगर हम जो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वह नॉट कांस्टेंट को डिफाइन करता है। तो नॉट कांस्टेंट अगर है तभी तो डेरिवेटिव जीरो नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव क्या हो जाता? जीरो हो जाता। तो ये कंडीशंस हमारी थी और इसके आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।